Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. I hope your preparation is going well. आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक से एमसीक्यूज कवर करे हैं और हर एमसीक्यूज को मैंने सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपके एग्जाम के लिए लेस देन 10 डेज ही रिमेनिंग है, इसलिए आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो अभी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू आवर कोर्स। सो हमारे कोर्स को फॉलो कर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन विद इन 4 to 5 डेज में ही कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 10 डेज ही रिमेनिंग है। सो इन 10 डेज को आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है थ्रू आवर कोर्स। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कहीं और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499 एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। All of the following are common characteristics of experimental research except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं गिवन है, एक्सेप्ट आ रहा है मतलब नहीं गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्राइमरीली कौन सा न्यूमेरिकल डेटा ही हम कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन ऑप्शन बी, इट लीड्स ऑलवेज टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज हमको ये देखना होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रहा है। मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसा हो रहा है बिटवीन द वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड होती है आपकी डिडक्टिव लॉजिक पर। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी थियोरी, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस थियोरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम जो हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं उसी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन उसको टेस्ट करते हो और ये बताते हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, आपके पास थियरी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उस थियरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको टेस्ट करोगे, प्रूव करोगे, उसको रिजल्ट दोगे आप। Then option D, it is rarely conducted in a controlled experimental setting।
नो, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा रिसर्चर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। सो इसमें आपको रेयरली बोला है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इट इज रेयरली कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल settings. Next, variable which can take any fractional value within a specified range of values may be called. इस क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है किस वेरिएबल की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल एज ऑल रेंज, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, जो डेसिमल में होती है वो सारी वैल्यूज, वो सारा रेंज पॉसिबल हो उस वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उस वेरिएबल को हम कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल। सो कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, मेनली ये दो टाइप के वेरिएबल होते हैं रिसर्च में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक पार्ट होता है, ये आपके क्वेश्चन से ये पॉइंट रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट किसी की क्वालिटीज, किसी की फीचर्स, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी और डी ये तो इनकरेक्ट ही है। सो आपको कंफ्यूजन बस ऑप्शन ई एंड बी में होंगी, जो कि है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। सो आपको याद रखना है वेरिएबल्स के आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कंटिन्यूअस एंड सेकेंड होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 4.2, 4.1, 4.8 सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू हर एक वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल जैसे नेम में मिलेंगे जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर क्या होता है 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज लाई करती है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 4, 1.5 एंड सो ऑन। सो ये सारी वैल्यूज डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं हो सकती, ज्यादातर डिस्क्रीट वेरिएबल में फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसा वेरिएबल जिसमें सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, सो वो वेरिएबल होता है आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी इज मोस्ट सिंपली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिलायबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या होंगे, रिलायबिलिटी को हम सिंपल वे में क्या कहते हैं। सो रिलायबिलिटी याद रखिए, रिलायबिलिटी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो बार बार और आपको सेम वैल्यूज मिले और सेम आपको हर बार टेस्ट करने के बाद आपको सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस वे में आप कहोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो रिलायबल है। मतलब मान लीजिए एक मेरा वेट है एक्चुअल में 60 केजीज, ओके 60 केजीज एक्चुअल में वेट है, लेकिन आप वेइंग मशीन में वेट कर रहे हो और हर बार आपका 57, 57 एंड 57 आ रहा है, मतलब आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, 3 बार सेम रिजल्ट आया। इस केस में आपका जो रीडिंग वो सही नहीं है, लेकिन आप क्या कहोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिलायबल है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी है, हर बार सेम आ रहे हैं रिजल्ट, कंसिस्टेंसी है, सेम ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले 52 आया फिर 57, 58, नहीं, लेकिन हर बार क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। इस केस में आप कहोगे कि आपके जो स्टडी है, आपका जो रिजल्ट है वो रिलायबल है। सो यहाँ पर रिलायबिलिटी का सिंपल वे में मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट है। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, appropriateness of interpretation on the basis of test score। आपके जो टेस्ट स्कोर है उसका अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन नहीं होता है रिलायबिलिटी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, के हर बार सेम आए कोई चीज। देन ऑप्शन सी, वेज इन विच पीपल आर सेम। नहीं, हम तो ये देखते हैं कुछ चीजों को टेस्ट परफॉर्म कर देखते हैं, हम पीपल के ये नहीं देखते कि हर पर्सन क्या सेम है क्या नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option D, a rank order of participants on some characteristics।
मतलब आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक ऑर्डर दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। रिलायबिलिटी का मतलब ये देखते हैं हम कि टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हर बार हमारे टेस्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी का सिंपल वे में मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, कि हर बार आपके रिजल्ट कंसिस्टेंस आ रहे हैं या फिर स्टेबल आ रहे हैं या फिर नहीं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, For better accuracy in research, which of the following should be taken care of? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में किसी टॉपिक पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे एक्यूरेट कब आएंगे, आपको क्या करना होगा जब आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएंगे। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द सैंपल। यस, आप अगर आप सैंपल्स को आपके इंक्रीज करोगे तो उतना ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। अब सैंपल्स क्या होता है, जैसे आप पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से अगर 100 मेंबर्स है, 100 में से आपने समझ लो आपके जो सैंपल्स है उनमें 90 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, 100 में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका सैंपल बन गया और इन 90 लोगों पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आपने ज्यादा सैंपल लिया, जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे उतना एरर कम आने के चांसेस होते हैं, मतलब उतना आपका जो रिजल्ट है, जितना ज्यादा सैंपल आप लोगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आ जाएंगे। सो इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, यस, इसके थ्रू भी आपके जो रिसर्च के रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट आएंगे। देन ऑप्शन बी, अनबायस्ड डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। आपको अनबायस्ड बेसिस डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, मतलब अब जब जैसे आपने इंटरव्यू परफॉर्म किया, आपने क्वेश्चनर्स के थ्रू रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स लिया, पब्लिक का आप ओपिनियन जानते हो, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको 90% ऐसा 90% आपको करेक्ट इंक्वायरी मिल रही है और 10% नहीं मिल रही, तो आपको ये 10% को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रॉपर मेंशन करना है हर एक चीज को जो आ रहा है आपके रिजल्ट। आपको एकदम अनबायस्ड वे से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, आपको आपके ओपिनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अनबायस्ड वे से डेटा को कलेक्ट करते हो तो आपके जो रिसर्च के रिजल्ट हो वो एक्यूरेट आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई एंड बी दोनों भी करेक्ट है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस? इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस की बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है, हाइपोथेसिस क्या होता है। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब है टेम्पररी, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर्स के अजम्पशंस या फिर गेसेस पर बेस्ड होता है। सो अजम्पशंस और गेसेस कैसे हो सकते हैं रिसर्चर के, मान लीजिए मेरा एक ऐसा अजम्पशन है, मेरा एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट मैं दूंगी अपने रिसर्च में कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं अगर वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो ये मेरा टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ये एक टेम्पररी स्टेटमेंट है और मैं इसी टेंटेटिव स्टेटमेंट को, इसी टेम्पररी स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करूंगी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज एन assumption about relations between variables। मतलब यहाँ पर एक वाटर आपका एक वेरिएबल हो गया एंड प्लांट ग्रोथ एक वेरिएबल हो गया। अब ये दो वेरिएबल्स पर, इन दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या अगर मैं वाटर ज्यादा दूं प्लांट को तो वाटर प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। सो ये दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, उस पर मेरा कुछ अजम्पशंस है, उस पर मेरे कुछ गेसेस है। हो सकता है कि वाटर ज्यादा दो तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली? आपका हाइपोथेसिस इज एन assumptions about रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है उस पर आपके अजम्पशन, उस पर आपके गेसेस, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, assumptions about relations between variables। नेक्स्ट, a research tool which is answer with yes or no is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन टूल है रिसर्च में जो रिस्पोंडेंट्स आपको आंसर करते हैं सिर्फ और सिर्फ यस और नो टाइप में। सो हम वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ई, एन इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड क्या होता है? जिसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ हाई लेवल टॉपिक्स। मतलब रिसर्चर इस लिस्ट में टॉपिक्स लिख लेते हैं जो उनको इंटरव्यू में अपने कवर करने होते हैं, वो सारे टॉपिक्स लिख लेते हैं अपने एक लिस्ट में। सो उसे हम कहते हैं एन इंटरव्यू गाइड। सो इंटरव्यू हो रहा है मतलब यहाँ पर कॉन्वर्जेशन होगा,
यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करेगा रिसर्चर को सिर्फ यस और नो टाइप में नहीं करेगा, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन बी, एन इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है? वेरी सिंपल, अगेन यहाँ पर भी एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में ऐसी लिस्ट होती है जिसमें रिसर्चर सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं जो अपने वो रिस्पोंडेंट्स को पूछने वाले हैं। मतलब यहाँ पर एक रिसर्चर लिस्ट बना लेते हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चन सारे रिसर्चर पहले ही लिख लेते हैं जो अपने रिस्पोंडेंट्स को पूछने वाले हैं। अगेन यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, सो आपको यस और नो टाइप में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी याद रखेगा आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में एक डेटा कलेक्शन मेथड होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा कलेक्शन मेथड होता है जिसमें आप किसी पर्सन से या फिर कोई एक ग्रुप होता है उसमें किसी एक टॉपिक के बारे में रिसर्चर्स इन डेप्थ स्टडी करते हैं, सो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ स्टडी हो रही है, किसी टॉपिक के बारे में अगर इन डेप्थ स्टडी हो रही है तो यहाँ पर आपको यस और नो में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बल्कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स और रिस्पोंडेंट्स का आंसर मिलेगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या होता है? जिसमें रिस्पोंडेंट जो होते हैं आपको आंसर करते सिर्फ और सिर्फ यस नो टाइप में। अब जैसे आप किसी होटल में आपने लंच किया है, तो आपको उसके बाद फीडबैक फॉर्म मिलता है, तो उसमें रहता है कि हमारी आपको टेस्ट कैसा लगा और हमारी सर्विस कैसा थी, तो आपको यस और नो टाइप में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन एक ऐसा रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसमें रिस्पोंडेंट जो आंसर करते हैं वो यस और नो टाइप में करते हैं, दैट्स व्हाई पर आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ क्वेश्चनएयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, अ हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बिकॉज हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव जनरलाइजेशन, मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जिसे रिसर्च अपनी गेसेस और अजम्पशंस की बेसिस पर अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनकी वैलिडिटी हम टेस्ट करते हैं। पहले हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं और हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट रिसर्च अपने रिसर्च में देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है या फिर नहीं। स्टेटमेंट देने के बाद उसके रिजल्ट चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि उसके रिजल्ट वैलिड है या फिर नहीं, वो स्टेटमेंट वैलिड है या फिर नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। Then option B, a trial as administration of questionnaire can be carried out during pilot study. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया है, पायलट स्टडी क्या होता है? जो स्मॉल स्केल पर करी जाती है। हम फिजिबिलिटी देखते हैं हमारे स्टडी की, कि जो भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं या फिर जो भी स्टडी होती है उसको ट्रायल करते हैं, उसको देखते हैं कि उससे सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है, क्या वो स्टडी सक्सेसफुल हो रही है, क्या फिर वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। तो हो रहा है तो फिर हम उसको लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं। सो पायलट स्टडी एक ट्रायल ही होता है जिसे हम अपने जो प्रोग्राम है इसको लार्ज स्केल पर परफॉर्म करने से पहले एक स्मॉल स्केल पर परफॉर्म कर कर देखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, रिसर्च डिजाइन इज प्लान दैट स्पेसिफाइज हाउ डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। तो यस, रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? जिसमें हम सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, प्लान। तो रिसर्च डिजाइन जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, हम इसमें सारी प्लान कर लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से रिसर्च कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से हमारे डेटा को हम एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, अ पायलट स्टडी इज कंडक्टेड बिफोर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज हम पायलट स्टडी कब कर सकते, कब कंडक्ट करवा सकते हैं? जब हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम, हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, हम जिस चीज पर स्टडी करने वाले, जिस चीज पर रिसर्च करने वाले, उसके ऑब्जेक्टिव्स जब हमको पता चल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जब हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम पायलट स्टडी कंडक्ट करवा सकते हैं, उसके पहले आप नहीं करवा सकते। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ पायलट स्टडी इज कंडक्टेड बिफोर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट,
when high values of one variable are associated with high values of the other variable and low values of one variable are associated with low values of another variable, they are said to be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है। जैसे आप एक वेरिएबल है, मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन दूसरा वेरिएबल भी ऐसा है कि उसकी अगर वो बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल की भी वैल्यू हाई हो रही है। मतलब इस केस का फर्स्ट पार्ट, आपके जो सेंटेंस है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसका फर्स्ट पार्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल जो आपका है एंड सेकेंड वेरिएबल, दो वेरिएबल आपको गिवन है। यहाँ पर बोल रहा है अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हाई है तो सेकेंड वेरिएबल से कैसे एसोसिएटेड है कि फर्स्ट वैल्यू को बढ़ाने से आपका सेकेंड वेरिएबल भी आपका बढ़ रहा है। फर्स्ट वेरिएबल की कुछ अगर वैल्यूज है, आप उसको बढ़ा रही तो सेकेंड वेरिएबल भी आपका बढ़ रहा है। देन उसी तरीके से नेक्स्ट केस आपको गिवन है, अदर वेरिएबल, लो वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद लो वैल्यूज ऑफ अनदर। मतलब सेकेंड, आपको ये फर्स्ट केस था आपका, सेकेंड केस आपको बता रहा है कि अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यूज अगर आप लो कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो उससे जो एसोसिएटेड है, उससे जो अनदर वेरिएबल है, उसकी भी वैल्यू, सेकेंड वेरिएबल भी क्या हो रहा है इस केस में, लो हो रहा है। अगर मैं कुछ वैल्यूज ले रही हूँ कुछ वेरिएबल से, उसको मैं उसका कुछ इफेक्ट कम कर रही हूँ, तो सेकेंड पे उसका जो सेकेंड वेरिएबल पर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है कि वो भी कम हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट को अगर कुछ बढ़ा रही हूँ तो सेकेंड वेरिएबल भी मेरा बढ़ रहा है। सो यहाँ पर ये जो इनका जो बीच का कोरिलेशन है, ये किस तरीके से कोरिलेटेड है, वेरिएबल पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट केस में दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेकेंड केस में भी दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इसको हम कहेंगे, ये जो वेरिएबल्स है ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। नेक्स्ट, scores of a sample are distributed as 468378396, the mean is। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल्स के कुछ स्कोर्स गिवन है और स्कोर्स को कुछ इस तरीके से इन्होंने स्प्रेड कर दिया है। तो हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें इन डेटा का, हमें कुछ डेटा गिवन है, उसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। अब आपको मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है सब्मिशन ऑफ xi अपॉन n। सबमिशन का मतलब क्या होता है, सबमिशन का मतलब होता है आपका एडिशन। मतलब आपको जो सारा डेटा जो गिवन है उसको आपको ऐड करना है। जैसे आपको यहाँ पर डेटा गिवन है, सो सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। 4 + 6 + 8 + 3 + 7 + 8 + 3 + 9 + 6 डिवाइडेड बाय n। n मतलब टोटल टर्म्स, मतलब टोटल कितने नंबर्स आपको गिवन है, ये आपको टोटल नीचे लिखना है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा आपका। तो ये इन सारे टर्म्स को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 54/9। सो 9 1 एंड 9 6 54। तो आपका जो मीन आ जाएगा, जो आपको डेटा गिवन है, इस डेटा का आपका मीन होगा 6। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, which of the following terms refers to statistical method that can be used to statistically equate groups on a pretest or some other variables? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को इक्वेट करने के लिए, या फिर किसी ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। सो वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल तो इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे क्या होता है, एक रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सर्वे क्या हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चनर करवाकर आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस। सो इन सारे टूल्स के थ्रू आप सर्वे करवाकर आप रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर ये भी सर्वे भी स्टैटिस्टिकल टूल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
देन ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। यस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो। तो याद रखिएगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, इसको हम एनकोवा भी कहते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनकोवा भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस की जगह एनकोवा भी आ सकता है, आपको ये भी याद रखना है, और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस भी आ सकता है। सो एनकोवा शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। सो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके यूज से हम किसी ग्रुप को कंपेयर करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ covariance। And